Choosing the wrong flying school? Guess what? Choosing the wrong flying school can cost you extra money, and those extra money can be in lakhs without you even realizing it. So, watch this entire video and choose the right flying school. Hey guys, my name is Jinal Patel and I'm a commercial pilot and a flight instructor. Welcome and welcome back to my channel. बहुत सारे students हैं जो aviation में आते हैं and they choose wrong flying school or wrong FTO based on ads, brands, social media and what others says. So अगर आपको परफेक्ट फ्लाइंग स्कूल चूज़ करना है तो आई हेल्प यू चूजिंग द FTOs एंड मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन करने जा रही हूँ. सो आप वो कैटेगरी में अपने फ्लाइंग स्कूल्स को लिस्ट कर सकते. स्टेप 1, एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी. सो एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी कैन बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द FTO. सो आप जब FTO विजिट करते हो तो आपको उनके एयरक्राफ्ट देखने हैं. स्पेशली एयरक्राफ्ट की फ्लीट जो मेंशन करी हुई है वो नहीं देखनी है, कितने सर्विसेबल प्लेन्स हैं, क्योंकि प्लेन्स के मेंटेनेंस आते हैं एवरी 50 आवर्स, 100 आवर्स, 200 आवर्स, 1000 आवर्स, 600 आवर्स. सो ये जो सारे मेंटेनेंस आते हैं उसके लिए प्लेन्स ग्राउंड होते हैं एंड जितना बड़ा आवर्स का मेंटेनेंस उतना ज़्यादा दिन के लिए प्लेन ग्राउंड होते हैं. सो जिस हिसाब से स्टूडेंट्स होते हैं उस हिसाब से एयरक्राफ्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है FTO में, वो भी सर्विसेबल एयरक्राफ्ट. सो जब तक आप वो विजिट नहीं करोगे FTO तब तक आपको पता नहीं चलेगा. एंड ऑलवेज रिमेंबर, लेस एयरक्राफ्ट मोर वेटिंग इज इक्वल टू मोर डिले एंड मोर डिले इज इक्वल टू मोर कॉस्ट. सो ऑलवेज कीप इन माइंड, visit the FTO personally and then check the serviceability of the aircraft. Point number 2, quality of the instructors. So जितने सारे जो फ्लाइंग स्कूल्स है उसके इंस्ट्रक्टर की क्वालिटी हम ऐसे तो जाके चेक नहीं कर सकते कि आप गए हो और आप सीधा पूछ लिया कि यहाँ के इंस्ट्रक्टर की क्वालिटी कैसी है. इट्स नॉट लाइक दैट. बट जो पास्ड आउट कैडेट्स है उनका आप हिस्ट्री देख सकते हो कि यहाँ के कैडेट्स कहाँ कहाँ गए हुए हैं और उनको क्या क्या स्ट्रगल मिली है. वो जब तक आप उधर के कैडेट से बात नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्टर्स दे कीप ऑन चेंजिंग. सो क्योंकि कोई परमानेंट इंस्ट्रक्टर होता नहीं है, सब 3-4 इयर्स मैक्स या 5 इयर्स या 6-7 इयर्स मैक्स रहते हैं एंड देन दे शिफ्ट टू दी एयरलाइंस और चार्टर प्लेन्स. सो जो इंस्ट्रक्टर्स रहते हैं आप कैडेट से पूछ सकते हो जो पास्ड आउट कैडेट्स है कि यहाँ के इंस्ट्रक्टर का क्वालिटी क्या है. एंड इट्स मोर लाइक FTO का क्वालिटी, क्योंकि इंस्ट्रक्टर्स वैसे ही ट्रेन होते हैं जैसे FTO का क्वालिटी होता है. जैसे हमारे यहाँ भी जैसे नए इंस्ट्रक्टर आते हैं हम उनको अपने SOP एंड अपने क्वालिटी के हिसाब से ट्रेन करते हैं टू ट्रेन अदर कैडेट्स. तो ऐसा नहीं है कि नए इंस्ट्रक्टर आए तो उनका क्वालिटी ऑलवेज ख़राब होगा एंड पुराने इंस्ट्रक्टर का क्वालिटी ऑलवेज अच्छा होगा. बहुत बार ऐसे होता है कि नए इंस्ट्रक्टर ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं एंड वो बहुत अच्छा डिलीवर करते हैं. आई रिमेंबर माई टाइम बीइंग एन AFI. जब मैंने नया ज्वाइन किया था स्टूडेंट्स जनरली रिजेक्ट कर देते हैं मुंह पे कि हमें नए इंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए है, बट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. सो बीइंग एन इंस्ट्रक्टर मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है इनिशियली स्टूडेंट्स के सामने प्रूव करने के लिए कि भाई मैं भी सिखा सकती हूँ. एंड बहुत सारा पढ़ाई करके देन मैं जाती थी. सो बेसिकली आपको वहाँ के कैडेट्स को पूछना पड़ेगा कि ये FTO का टीचिंग स्टैंडर्ड्स कैसा है एंड क्या क्या प्रोफाइल सिखाते हैं एंड कैसे कैसे सिखाते हैं, यहाँ के एयरक्राफ्ट्स कैसे हैं. ये आप उधर के कैडेट से ही बात करके पता कर सकते हो. ये आपको सोशल मीडिया पे नहीं दिखेगा. ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे सारी अच्छी बातें ही दिखाई जाती है, कोई नहीं बताता कि रियल फैक्ट्स कैसी है. सो या यू हैव टू विजिट इट पर्सनली. आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन. पॉइंट नंबर 3, सो वेदर एंड लोकेशन. सो लोगों को लगता है कि मेरे घर के पास जो FTO है मैं उधर ही चला जाता हूँ, जल्दी CPL हो जाएगा एंड घर की विजिट भी चलती रहेगी. बट गाइज जितना जल्दी घर के पास आप जितना ज़्यादा घर के पास आप FTO चूज़ करोगे उतना आप घर ज़्यादा जाओगे, उतना डिले ज़्यादा होगा एंड जितना डिले होगा उतना आपको कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पर आवर का कॉस्ट बढ़ता रहता है एयरक्राफ्ट्स का. सो ट्राई टू स्टे देयर, रिमोट लोकेशन जो भी होता है FTO का, एंड उधर का वेदर कैसा है, ईयरली वेदर एंड वो सब आप एनालाइज कर सकते हो. अभी चैट GPT के ज़माने में आप आराम से पूछ सकते हो कि इस जगह का वेदर कैसा रहता है, इस जगह का वेदर कैसा रहता है. एंड लोकल्स तो होते ही है, तो जब आप उधर जाओगे विजिट करने के लिए तो आप उधर के ही लोगों को पूछ सकते हो कि इधर का वेदर जनरली कैसा रहता है एंड व्हाट आर द गुड मंथ्स फॉर फ्लाइंग. सो आप उस मंथ्स में भी ज्वाइन कर सकते हो. नंबर 4, ग्राउंड प्रिपरेशन एंड DGCA प्रिपरेशन. सो अगर आप ऑल क्लियर नहीं हो तो FTO, बहुत सारे FTO आजकल ग्राउंड क्लासेस का वो ऑफ़र करते हैं, क्लास ऑफ़र करते हैं. एंड ये जो ग्राउंड क्लासेस प्रिपरेशन वगैरह सब होता है वो उनके बेस पे भी होता है या फिर उनके ऑफिस में होता है, जैसे चाइम्स का है गुड़गांव में.
तो आपको ये भी चेक करना है कि उनका वहाँ का टीचिंग कैसा है एंड उधर के इंस्ट्रक्टर्स कैसे हैं। अगर आपने गलती किया है कि उधर के इंस्ट्रक्टर्स चेक नहीं किए, बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल्स में ऐसे होता है कि बस 2 इंस्ट्रक्टर्स रहते हैं जो इतना अटेंशन देते नहीं है, बस वो बैक क्वेश्चंस करा के आपको ग्राउंड क्लासेस का फीस ले लेंगे। सो अगर बैक क्वेश्चंस ही करने हैं तो खुद से क्लियर कर लो, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट कि आपको ग्राउंड क्लासेस का प्रिपरेशन भी ऑफर करते हैं, एंड अगर वो खाली ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए आपसे फीस ले रहे हैं तो डोंट ऑप्ट फॉर ग्राउंड क्लासेस, यू कैन रिमूव इट फ्रॉम योर प्रोग्राम, यू कैन क्लियर योर ओन पेपर्स। इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू क्लियर योर DGCA पेपर्स बिफोर यू स्टार्ट योर फ्लाइंग। अभी ग्राउंड क्लासेस की बात करी है तो वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि ग्राउंड क्लासेस को खाली MCQ बेस्ड एग्ज़ाम के जैसे ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि आप जो ग्राउंड क्लासेस में पढ़ते हो वो सेम सिलेबस आपका ATPL में भी आता है। जो CPL के पेपर्स में आपका सिलेबस है उसका बस 1-2 थियोरी और टॉपिक्स नए आते हैं ATPL में, तो उसको अगर MCQ बेस्ड किया रहेगा तो ATPL में फिर आपको कॉन्सेप्ट समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। सो ट्राई टू लर्न पूरा थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड देन यू गो फॉर योर फ्लाइंग। सो क्लासेस ले लो इफ़ यू वांट टू पे फॉर योर क्लासेस। अच्छे से क्लासेस लेना, जहाँ पे क्वालिटी अच्छी हो उसी जगह से क्लासेस लो एंड उधर से ही आप अपना ग्राउंड क्लासेस क्लियर कर सकते। नंबर 5, टाइम ऑफ योर ट्रेनिंग। सो टाइम ड्यूरेशन जो मार्केटिंग करते हैं और जो रियल में होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। बहुत सारे एकेडमीज़ क्या करते हैं कि जितना जितना दिन फ्लाइंग हुआ है ना वो डेज़ को कंपाइल करके फिर वो बताते हैं कि 6 मंथ्स में CPL हो गया, 5 मंथ्स में हो गया, 7 मंथ्स में हो गया। अगर आप टाइम टेकन देखोगे कि द डे द कैडेट हैज़ एंटर्ड द एकेडमी एंड जब वो घर जाता है वो टाइम देखोगे तो वो ज़्यादा होगा। सो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि उसने जब जब फ्लाइंग किया है वो डेज, नंबर ऑफ डेज को काउंट करके उसको फिर बता रहे हैं कि 6 मंथ्स में हो गया, 7 मंथ्स में हो गया। तो ये भी होता है फ्लाइंग स्कूल के मार्केटिंग पे। सो आप उधर जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि एवरेज कैडेट का कंप्लीशन ड्यूरेशन कैसा है। सारे एकेडमीज़ में ऐसे 1-2 कैडेट या 4-5 कैडेट्स होंगे ही होंगे जिसके पेपर्स क्लियर नहीं है, या फिर बहुत टाइम से फंसे हुए हैं, या किसी का लोन का प्रिपरेशन वो है वीक है, या फिर किसी का कुछ अटका हुआ है, मेडिकल अटका हुआ है, या कुछ एक्सपायर हो गया है, पेपर नहीं है, ये नहीं है। सो ऐसे 5-6 कैडेट्स तो सब एकेडमीज़ में मिल ही जाएंगे। बट आप एवरेज पूछो कि मैक्सिमम कैडेट्स कितना टाइम में CPL कर लेते हैं यहाँ पे, सो आपको पता चल जाएगा कि क्या टाइम पीरियड है एवरेज। आई थिंक लेस देन अ ईयर, एनीथिंग लेस देन अ ईयर इज़ फाइन, क्योंकि आई डोंट थिंक आजकल जितनी भी एकेडमीज़ है वो सब में 1 साल से ज़्यादा किसी को CPL करने में लगता है, अनटिल अनलेस आपका खुद का कुछ पर्सनल प्रॉब्लम ना हो। एकेडमीज़ आई थिंक करा ही देती है, जिस हिसाब से एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल रहते हैं, इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। अभी तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है ये सब चीज़ें, तो आप जब विज़िट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप पूछ सकते हो उधर। एंड या सो टाइमलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको पता ही है कि CPL में डिले होता है तो अगेन कॉस्ट बढ़ जाएगा। नंबर 6, हिडन कॉस्ट। सो बहुत सारे लोग बातें करते हैं हिडन कॉस्ट होता है, ये होता है, वो होता है। जिसको पे करना पड़ा है वो उसको नेगेटिवली प्रमोट करेगा, जिसको नहीं पे करना होता है वो बोलेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, हिडन कॉस्ट इज़ देयर बट नॉट फॉर एवरीवन। सो हमको नहीं पता है एंटर करने से पहले कि मैं परफॉर्म कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। सो ऑफ कोर्स यू कैन जज इट, एंड आप ऐसे भी नहीं हो सकते हो कि मैं तो परफॉर्म कर लूँगा, मुझे तो हिडन कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू मेंटली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि होगा तो देखा जाएगा। वैसे तो आप एक अपना बजट डिसाइड कर सकते हो कि हिडन कॉस्ट में क्या क्या होता है। सो आप अपना एक लिस्ट बना सकते हो कि हिडन कॉस्ट के नाम पे क्या क्या हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, लाइक आपके हेडसेट्स का कॉस्ट, आपका यूनिफॉर्म का कॉस्ट, आपका शूज़ या स्टेशनरी कॉस्ट, बुक्स का कॉस्ट। बुक्स भी बहुत महंगी आती है, एविएशन के नाम पे सब कुछ ही बहुत कॉस्टली होता है। सो वो भी आराम से टोटल करोगे तो 2-3 लाख हो जाएगा। या फिर किसी का हॉस्टल का फीस होता है, अगेन डीले करोगे उतना हॉस्टल ज़्यादा लेना पड़ेगा, और जितना हॉस्टल एंड लॉजिंग ज़्यादा लोगे, फूड ज़्यादा लोगे, उतना आपका उधर का अकोमोडेशन का कॉस्ट बढ़ता रहेगा। एंड वही है, चार्जेस पाइलअप होते जाएंगे, और उसको कुछ लोग हिडन कॉस्ट में कंसिडर करते हैं कि CPL का फीस इज़ ओनली फ्लाइंग फीस, उसका उधर का जो अलग अलग स्टेशनरी एंड वो सब कुछ है उसका फ़ीस अलग अलग होता है। एंड इन बिटवीन अगर आपने कुछ नया शॉपिंग करना है, या फिर आपके हेडसेट्स ख़राब हो गए तो आपको नए हेडसेट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे हेडसेट्स के बिना फ्लाइंग करना इज़ इम्पॉसिबल। सो ये भी मैंने अपने बहुत सारे कैडेट्स में देखा है कि बहुत सारा नया हेडसेट खरीदा है, लाइक 20-30,000 का हेडसेट खरीदा है, एंड वो आई थिंक विद इन अ वीक ख़राब हो गया, या तो कहीं खो गया, मिसप्लेस हो गया।
अब उसकी वजह से उसको वापस नया खरीदना पड़ता है एंड कॉस्ट डबल हो जाता है. सो दैट ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड. The biggest point number 7, food. So luckily जब मैंने अपना ट्रेनिंग किया था तो मेरा एकेडमी का फूड इज़ ओके, बट मुझे खुद को खाना बनाने आता है. एंड आप जब एकेडमी विज़िट करोगे तो ही पता चलेगा कि उधर का फूड कैसा है. जाके एक दिन खा के आओ, उधर के कैडेट से पूछ के आओ कि इधर का फूड कैसा है, क्योंकि जब मास प्रोडक्शन होता है फूड का तभी उसका क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस. अपने घर पे भी जब बनता है तो अगर जो 2 लोगों के लिए खाना बन रहा है तो वो सही होगा, अगर वो 20 लोगों के लिए बन जाए तो यस, उसमें क्वालिटी इश्यूज आ जाते हैं. आई एम नॉट टेलिंग कि घर का खाना ख़राब होता है, बट इमेजिन द कैंटीन सिनारियो. सो लकीली मेरी एकेडमी का फूड इज़ फाइन, हेल्दी एंड ऐसा, मतलब कभी कभी उसमें भी प्रॉब्लम आ ही जाता है क्योंकि इतना 100-200 लोगों के लिए खाना बनाना इट्स नॉट एन ईजी जॉब. सो आप जब एकेडमी जाओगे एंड अगर आपको फूड सूट नहीं करता है उधर का तो आपको अपना इंडक्शन और आपका जो भी है वो लेके जाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आप कब तक बाहर का खाना खाओगे. बाहर का खाना खाया, अगेन बीमार हो गए, वेदर चेंज हुआ है, फ्लाइंग अच्छी हो रही है बट आप बीमार हो, एंड बीमारी में तो फ्लाइंग हो नहीं सकती है. सो आप उधर भी रहोगे, आप बाहर का खाना में भी पैसा वेस्ट करोगे, आप मेडिकेशन में भी पैसा वेस्ट करोगे, एंड यू आर वेटिंग फॉर योर फ्लाइंग ऑल्सो. सो वो डिले बढ़ता रहेगा एंड आपका और कॉस्ट बढ़ता रहेगा. सो या, फूड इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो देखो आसपास का एरिया कैसा है एंड वेदर चेंज में कितना अफेक्ट होता है, एंड उधर का फूड कैसा है वो भी उधर के कैडेट्स ही बता सकते हैं आपको जो उधर ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं. सो आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा कि क्या क्या चीज़ें FTOs में जाके बात करनी है या क्या क्या चीज़ें पूछनी है. लोग जब हमारी एकेडमी विजिट करने आते हैं तो सीधा पूछते हैं कि कितना टाइम में CPL करा दोगे. तो इट्स नॉट लाइक दैट. आप खुद का भी पहले वो करके जाइए कि आपका लिस्ट बना के जाइए कि मेरा पेपर्स इतना क्लियर है, मेरा मेडिकल ऐसा ऐसे है, एंड मेरा घर इतना दूर है, मैं कभी घर नहीं जाने वाला हूँ, छुट्टी नहीं लेने वाला हूँ, या फिर खाने का इतना टेंशन नहीं है, ये नहीं है. देन पूछो कि अब मेरा CPL कितने टाइम में होगा. तो आई थिंक वो लोग भी आपको रियलिस्टिक फिगर बता पाएंगे. डोंट फॉल फॉर दोज अकेडमीज जो ऐसे बोले कि 5 लाख एक्स्ट्रा दे दो, हम 6-7 मंथ्स में CPL करा देंगे. अरे अगर आपके पेपर्स क्लियर नहीं है तो कोई आपको 6 मंथ्स में CPL नहीं करा सकता है. एंड अगर आपका मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, लेट्स सपोज कि मैंने ऐसे भी कैडेट्स देखे हैं जो 1 वीक आते हैं जिनको DGCA पेपर्स क्लियर रहता है लेकिन उनको थियोरेटिकल कोई नॉलेज नहीं है, लाइक प्लेन के बारे में कुछ पता नहीं है. वो लोग भी डायरेक्टली फ्लाइंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्वालिटी इशू होता है, उनको कुछ चीज़ें नहीं समझ आती है तो वो स्टेज वाइज प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं. सो ये जो सारी चीज़ें होती है ये सब डिले ही मानी जाती है, एंड डिले मतलब इक्वल टू कॉस्ट. तो आपको मैंने बताया ही है प्रीवियस वीडियो में कि FTO CPL चूज़ करने से पहले आपको मेंटली कैसे प्रिपेयर रहना है, फाइनेंशियली कैसे प्रिपेयर रहना है. तो अभी जब आप FTO चूज़ करोगे आप वो वीडियो रेफर करो एंड देन ये वीडियो देखो, ये पूरा आपको एक लिंक जैसा लगेगा, एंड मेक योर ओन नोट्स. CPL करने के लिए आपको FTO तो चूज़ करना ही पड़ेगा, एंड आपको फ्लाइंग करने के लिए एयरक्राफ्ट का नॉलेज, एविएशन का नॉलेज भी चाहिए ही रहेगा. सो या ये इतने सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको अभी तक बताए. लास्टली मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपको कि जब मुझे FTO चूज़ करना था, सो आई क्लियर्ड माई DGCA पेपर्स फर्स्ट. मुझे तो घर से ही बोला गया था कि जब तक पेपर्स क्लियर नहीं होंगे फ्लाइंग नहीं कराएंगे. सो आई थिंक तब मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, शायद मेरे पीछे पैसा नहीं डालना होगा. बट नाउ आई रियलाइज कि वो हो गया नेचुरली. हमको किसी को नहीं पता था कि ऐसा अच्छे में अच्छा रहता है कि पेपर्स पहले हो जाए एंड देन फ्लाइंग करने जाओ. बट जब मैंने ये किया देन आई रियलाइज्ड कि पेपर्स पहले करना कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने पहले पेपर कर लिया है तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं है फ्लाइंग में. आप सीधा फ्लाइंग के लिए फोकस कर सकते हो, आप एविएशन एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ सकते हो, आप अपना फ्लाइंग का जो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग प्रोसीजर्स है और अप्रोचेस है वो सब के बारे में 100% पढ़ सकते हो. DGCA पेपर्स बीच बीच में आते रहेंगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, लाइक डिस्ट्रैक्शन चालू रहेगा. एंड यस, मैं कोविड टाइम की वजह से ज़्यादा घर भी नहीं गई थी, तो वो भी मेरे फ़ायदे में हो गया था कि कोविड टाइम था, पूरा लॉकडाउन चालू था, बट वी वर स्टक इन दी एकेडमी. एंड जितने लोग उधर रह गए थे उनका फ्लाइंग जल्दी जल्दी हो गया था क्योंकि कोई था ही नहीं फ्लाइंग करने के लिए. आई थिंक फर्स्ट लॉकडाउन में तो फ्लाइंग नहीं हुआ था 3 मंथ्स तक, उसके बाद फ्लाइंग स्टार्ट हुआ था एंड हमारा फ्लाइंग हो गया था. सो मुझे दूसरा पॉइंट भी पता चला, नेचुरली हो गया बट ये हुआ था
कि अगर आप अकेडमीज़ में ज़्यादा रहते हो तो आपका फ्लाइंग जल्दी होता है, दैट इज़ फैक्ट। चाहे कैसा भी क्वालिटी हो आपका, बट आपका फ्लाइंग जल्दी होगा क्योंकि बाकी सब लोग घर जा रहे हैं तो आपको चांस मिलेगा। जो उधर रहता है ना उसका कंसिस्टेंसी बना रहता है एंड आपको ड्यूअल फ्लाइंग भी कम लगेगा क्योंकि आप उधर ही रह रहे हो तो यू वोंट लूज़ योर टच फॉर फ्लाइंग। सो ये जो फ्लाइंग टच भी रहेगा तो आपको कंसिस्टेंसी बनी रहेगी एंड आपके परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड आपका रेगुलर फ्लाइंग हो जाएगा। दिस वे you can save a lot of money. So that is all for today. Thank you for watching till the end. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.